पंचनद शोध संस्थान के शोधार्थी बहनों और भाइयों, विचारों से उद्देश्य बनता है, उद्देश्य से कर्म जन्मता है, निरंतर कर्म करने से स्वभाव बन जाता है और स्वभाव हमारे संस्कारों का, हमारे चरित्र का निर्णय करता है और हमारे संस्कार, हमारा चरित्र हमारे भाग्य को बनाने में मदद करते हैं और वही संस्कार हमारे जीवन दिशा के निर्णायक हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य निर्माण का जो अद्भुत कार्यक्रम है वो संसार के और किसी भी देश में हमें देखने को नहीं मिलता। चरक ने अपने ग्रंथ में संस्कार किसे कहते हैं इसका समाधान किया, इसके अर्थ बताए। चरक ने कहा, संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते, यानी संस्कार पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों का आधान करने का नाम है। विश्वानि देव सदुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु, जो बुरी चीज हैं वो दूर कीजिए और जो अच्छाइयां हम में लाइए। पंचनद शोध संस्थान का मोटो है और वो मोटो सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, जो भद्र चीजें हैं दूसरी जगह से हमारे पास में आए और हमारे जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करें। जैसे सोना अग्नि में जाकर परिष्कृत होकर के सुसंस्कृत होकर के कुंदन बनता है, जैसे एक खेत की हेज बाड़, उसको जब हम कैंची से सुसंस्कृत करते हैं, काट देते हैं, तो वो सुंदर लगने लगती है। आयुर्वेद में संख्या नाम का एक विष है। संख्या नाम के विष को संस्कारों की भावना देकर जब हम उसको पुटी देते हैं तो अमृत बन जाता है। तो संस्कार किसी वस्तु के स्वरूप को बदल देना, उसे नया रूप दे देना, इसका नाम है। हम अपने समाज में देखते हैं कि बड़ी भौतिक योजनाएं बनती हैं। पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 10 वर्षीय योजनाएं हैं, बांध बनाना है, नदियों को खोदना है, सड़क बनाना है, रेलें बिछाना है। ये सभी योजनाएं ठीक हैं, आरंभिक योजनाएं हैं। ये हमारे भौतिक विकास की परिचायक हैं। लेकिन जिन सड़कों, इन बांध को प्रयोग में लाने वाला जो व्यक्ति है, जो जिसके लिए योजनाएं बनी, वो कहाँ है? यदि मानव सच्चा ना हो, ईमानदार ना हो, यदि दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, तो ये रेल, मोटरें, बांध किस काम के? कहाँ है वह मानव जो प्रलोभनों के प्रचंड बवंडर को तिनकों की तरह परे फेंक दे? नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि जो प्रारंभिक चीज है, जो सबसे आवश्यक चीज है, वो मनुष्य का निर्माण करना है और मनुष्य का निर्माण करने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति कहती है कि 16 बार मानव को बदलने का, उसके नव निर्माण का प्रयत्न किया जाता रहना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक योजना, वो भौतिक योजना थी। और इस आध्यात्मिक योजना में जब हम मानव का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं तो ये उसके जन्म से पहले प्रारंभ हो जाता है। 3 संस्कार जो हैं वो प्रीनेटल हैं और 13 संस्कार जो हैं वो पोस्टनेटल हैं। जन्मने से पहले हम 3 संस्कार करते हैं और जन्मने के बाद हम 13 संस्कार करते हैं। तो कई संस्थाएं हैं, कई धर्म हैं, कई मजहब हैं, तो भिन्न भिन्न कहानियां इसके बारे में कहते हैं कि मनुष्य क्या क्या करता है, मनुष्य के संस्कार जो है वो अगर संचित कर्म है तो वो कैसे लिखे जाते हैं। किसी ने कहा कि मनुष्य की पीठ पर 2 फरिश्ते हर समय काम को
दो बहियों में लिखते रहते हैं। किसी ने कहा चित्रगुप्त की बही में एक एक काम, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लिखा जाता रहता है। संसार का शासन जो है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कार्य कारण के नियम में हो रहा है। हर कारण का कार्य अवश्य होता है, और जैसे वर्तमान का कारण है वो पिछले जन्म का कार्य है, वर्तमान का जो कार्य है वो पिछले जन्म का कारण है। इस प्रकार से जो कारण कार्य की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कर्मों की श्रृंखला चलती रहती है। कर्म किसी रजिस्टर में नहीं लिखे जाते, कर्म अपनी निशानी या लकीर छोड़ते जाते हैं, और यह रेखा मस्तिष्क पर पड़ती है। मस्तिष्क की इन रेखाओं को एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पर्सिनन। पर्सिनन ने इन रेखाओं को नेमे के नाम से कहा, और उसका सिद्धांत बन गया नेमे सिद्धांत। नेमे सिद्धांत का अभिप्राय है मस्तिष्क पर पड़ी रेखाओं की संचय शक्ति। जैसे एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ते समय वो एक एक अक्षर को याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता, फिर भी अपने पिछले अनुभव एवं संस्कारों के कारण हम दनादन शीघ्र से शीघ्र पढ़ते चले जाते हैं। बाजार में अपने किसी मित्र को देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं। क्यों क्यों पहचान जाते हैं तुरंत? क्योंकि पिछले अनुभव व संस्कार हमारे मस्तिष्क में नेमे के रूप में संचित हैं। स्मृति नेमे का एक रूप जो है वो चित्त है। इस चित्त के बारे में मैं आपको फिर एक लेक्चर में अपनी बात बताऊंगा, क्योंकि हमारे शिव संकल्प के जो मंत्र वेद में आए हैं, वो शिव संकल्प के मंत्र कहते हैं कि देव मन है, यक्ष मन है, मन है, प्रत्यग्भान मन है, धृति मन है, चेतस मन है, वशीकरण मन है, और मन के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। आप ये सब विशद व्याख्या सुनने के बाद ये हैरान हो जाएंगे कि हमारे ग्रंथों में कितनी बड़ी साइंस भरी पड़ी है। तो स्मृति जिसको नेमे कहा, इसका एक रूप चित्त है। मैंने किसी क्लास 3 में कोई चीज पढ़ी, फिर कोई चीज एमएससी में जाकर के पढ़ी, कुछ तब पढ़ी जब मैं पढ़ाने लगा, लेकिन जब मुझसे उस विषय पर बात की गई तो मेरी सारी 20 साल वाली, 30 साल वाली, 50 साल वाली सारी चीजें इकट्ठी होकर के हस्तामलक के समान मेरे सामने आ गई। ये काम मेरे चित्त का था, चेतस मन का था। प्रत्येक अनुभव अपने पीछे मस्तिष्क में एक संस्कार छोड़कर जाता है। ये संस्कार हमारे आने वाले अनुभवों को बदलते रहते हैं। तो अनुभव से मस्तिष्क के ग्रे मैटर पर अंकित संस्कार को हम एनग्राम कहते हैं। एनग्राम कहलाता है मस्तिष्क में एक रुचि, एक प्रवृत्ति का अगले काम करने का बन जाता है। इस प्रकार संस्कारों का से जाना ही कर्म का लिखना है। जैसे भोजन शरीर में अलग अलग तत्वों के रूप में बैठा नहीं रहता, वह पचकर शरीर बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे अच्छे भोजन से स्वस्थ शरीर बनता है, बुरे भोजन से अस्वस्थ शरीर बनता है, कर्मों का फल भी इसी प्रकार संस्कार बनाते हैं। अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार बनते हैं, और जो अच्छे संस्कार को मन पर लिखे जाने से अच्छी रुचि बन जाती है मन, और मनुष्य अच्छी दिशा में चल पड़ता है। शुभ संस्कार, शुभ रुचि, शुभ प्रवृत्ति, ये अच्छे कर्मों का भोग है। जैसे वृक्ष में बीज समा जाता है, वृक्ष का सूक्ष्म रूप बीज है, तो वृक्ष बीज का फैलाव है। वैसे ही हमारे सभी कर्म जो हैं संस्कार में समा जाते हैं। संस्कारों का रूप धारण कर कर्म संस्कार का फैलाव है। लेने के बाद, संस्कारों का रूप धारण कर लेने के बाद कर्म की अलग से सत्ता नहीं रहती। इन संस्कारों का बन जाना ही कर्मों का भुगतान है। स्वभाव जो है ये प्रत्येक कर्म का योगफल है। लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो एक आदमी चोरी करता है, तो पहली बार जब वो चोरी करेगा तो डरते डरते करेगा, दूसरी बार चोरी करेगा तो उसको डर कम लगेगा,
और तीसरी बार अगर वो चोरी करेगा, अगर पकड़ा नहीं गया, तो वो दिलेरी से चोरी करेगा। तो संस्कार उसके चोरी के बन गए, यानी चोरी के जीन उसके अंदर पैदा हो गए। संस्कार दो प्रकार के हैं, एक हेरिडिटरी आनुवंशिकी संस्कार हैं, दूसरे ये संस्कार जो हेरिडिटरी हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपने पूर्व जन्मों से लिए हैं, और दूसरे एक्वायर्ड संस्कार हैं। जो एक्वायर्ड संस्कार हैं वो हम अपने वातावरण से लेते हैं। ऐसे आनुवंशिकी प्रभाव को जानने के लिए कुछ प्रयोग किए गए थे, मैं उन प्रयोगों की बात करूंगा आपको। पीडिग्री एनालिसिस के कुछ प्रयोग हुए थे, और वो आनुवंशिकी जो एक्सपेरिमेंट थे वो गाल्टन ने किए, और गाल्टन ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जर्म आनुवंशिकी के इस जर्म प्लाज्म की थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट विजमैन ने आगे बढ़ाया। उसने जो थ्योरी दी वो दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो है दो प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है। एक है सोमेटिक सेल्स, दूसरे हैं जेनरेटिव सेल्स। जो सोमेटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, उसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं, गुणसूत्र पिता से और माता से होते हैं, और जेनरेटिव सेल जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। और जो जेनरेटिव सेल्स हैं उनमें प्रत्येक गुणसूत्र में, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम में छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको जीन्स कहते हैं। जीन्स का मतलब वाहकणु। ये वाहकणु जो हैं इनसे, इनके द्वारा हमने एक आनुवंशिकी और हेरेडिटी का अध्ययन किया, और ये एक वंश था। ये सारे जितने स्टडीज हैं बाहर हुई हैं, भारत में कोई स्टडी नहीं हुई। ये एक वंश था ज्यूक वंश। ज्यूक वंश की सन 1877 में ये देखा न्यूयॉर्क में। उस समय शुरू में इसके 1720 आदमियों को ट्रेस किया। उसमें से करते करते 1200 व्यक्ति को से संपर्क किया गया, और जो 1200 व्यक्ति थे उनका जब अध्ययन किया तो देखा उनमें से 440 तो बीमार थे, 310 उसमें से भिखारी थे, 130 उनमें से अपराधी थे, 7 उनमें से ऐसे थे जो जिन्होंने कत्ल किए थे। जो आधी संख्या की थी वो अधिकांश वेश्याएं थी। 1915 में फिर इन व्यक्तियों को देखा गया तो 2820 व्यक्ति मिले, जिनमें से 500 पागल थे। तो ये पता लगा, कंक्लूजन ये हुआ कि इस वंश में जो पेडिग्री में जो क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, वो खराब जीन्स हैं, उनके संस्कार अच्छे नहीं थे। इसी प्रकार से एक दूसरी स्टडी हुई, दूसरा वंश था, इस वंश का नाम था कालिकाक वंश। ये कालिकाक वंश का जो एक मुख्य पुरुष था उसका नाम था मार्टिन कालिकाक। इसकी 2 वाइफ्स थी, एक वाइफ्स नॉर्मल थी, एक स्त्री मंद बुद्धि थी। जो मंद बुद्धि थी उसके जितने पुत्र थे वो मंद बुद्धि हुए। जो वाइफ नॉर्मल थी उसके सारी संतान नॉर्मल हुए। एक तीसरा वंश था जोनाथन एडवर्ड वंश। इसकी सन 1900 में 1394 का पता लगा। इस 1394 में 245 कॉलेज के ग्रेजुएट थे, 13 कॉलेज के प्रेसिडेंट हुए, एक यूएस का वाइस प्रेसिडेंट बना, और अधिकांश व्यक्ति इस परिवार से संबंधित उच्च कोटि के व्यवसायी थे, और कोई भी अपराधी नहीं बना। इसका अर्थ ये हुआ, इस परिवार में, इस वंश में, इस जो जीन्स थे वो जीन्स अच्छे थे। ये पुरानी बात थी, आनुवंशिकी की बात। लेकिन जो आज के जमाने में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिनमें कि हम, ये तो हेरिडिटरी थे, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कहा कि सुपरमैन का निर्माण करना संभव है। रूस के डॉक्टर ए नेफास, इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से निर्णय निकाला कि उच्च कोटि के मानव का निर्माण संभव है। यानी अगर हम चाहें अच्छा कलाकार पैदा कर सकते हैं, अच्छा दार्शनिक पैदा कर सकते हैं, अच्छा वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं, अच्छा लेखक कवि अपनी इच्छा के अनुसार पैदा कर सकते हैं। तो ये पता लगा कि आनुवंशिकी एवं पर्यावरण, इनमें से दोनों ही संतान कैसी हो, उसके संस्कार कैसे हो, इसका निर्णय करती है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा अधिक प्रभावी है, हेरेडिटरी चीजें ज्यादा प्रभाव डालती हैं कि पर्यावरण की चीजें ज्यादा प्रभाव डालती हैं, इस पर भी प्रयोग किए गए। इस पर पहला प्रयोग था ट्विन्स इन आइडेंटिकल एनवायरनमेंट। तो ट्विन दो किस्म के होते हैं, एक डाइजाइगोटिक होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोटिक का मतलब अगर माता के गर्भ में दो एग दो अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए तो और दोनों एम्ब्रियो बनाएं और दोनों आगे बच्चा बनाएं तो ये ट्विन डाइजाइगोटिक होगा। लेकिन अगर एक एग को एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और वो आगे डिवाइड होकर के दो एम्ब्रियो बन गए और दो उससे बच्चे बन गए तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन है। ये इन ट्विन्स पर एक्सपेरिमेंट किया। 5 सिस्टर्स थी, इनको डायोनी पंचक के नाम से जाना जाता था। ये विलियम ई ब्लाट्स ने किया एक्सपेरिमेंट। उसने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम भी था द 5 सिस्टर्स। ये पांचों जो बहनें थी 3 वर्ष की एज में उम्र में इनके गुणों की परीक्षा ली गई और परीक्षा लेने के लिए जो क्राइटेरिया रखा वो सोशल सक्सेस, सोशल पॉपुलैरिटी और सोशल इंटरेस्ट, इन गुणों की परीक्षा ली गई। और इन 5 बहनों के नाम थे एनेट, सेसिल, एमिली, मेरी और यूनी। और जो परिणाम निकला उस परिणाम से हम ये कह सकते हैं कि पांचों बहनों में विषमताएं निकली और तो ट्विन थी इसलिए विषमताएं निकली। इसका अभिप्राय ये हुआ कि पूर्व जन्म के जो संस्कार जिसके अंदर जिस कैरेक्टर के लिए ज्यादा थे वो कैरेक्टर उसका अधिक विकसित हुआ। ये प्रूव करता है कि जो हम संस्कार पूर्व जन्म से भी लेकर के आते हैं। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया ट्विन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये तो ट्विन थे जिसको कि सेम एनवायरनमेंट में रखा था, अब ट्विन जो थे डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बायोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट का नाम था न्यूमैन, साइकोलॉजिस्ट का नाम था फ्रीमैन और मैथमेटिशियन का नाम था हॉल्जिंगर। 19 जोड़ों की इन्होंने स्टडी करी। 19 ट्विन्स की मानसिक योग्यताओं में समानता थी शुरू में और इन्हें भिन्न भिन्न घरों में भिन्न भिन्न पर्यावरण में रखा गया। इनके मानसिक स्तर में बहुत भिन्नता पाई गई। परिणाम यह निकला कि पर्यावरण का भी मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और डिफरेंट हेरिडिटी इन आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, ये भी एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किया फोस्टर चिल्ड्रन पर और फोस्टर चिल्ड्रन का एक्सपेरिमेंट एक मिस बर्क्स का एक्सपेरिमेंट था जिसने निर्णय ये निकाला कि 80% हेरिडिटी काम करती है और 20% पर्यावरण का असर होता है। और जो फ्रीमैन का एक्सपेरिमेंट था उसने कहा कि अर्ली एज में फोस्टर होम में भर्ती करने से अधिक अच्छा विकास होता है। और आयोवा यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट हुआ। 50 नाजायज बच्चों पर परीक्षण किया गया। 6 महीने की आयु में फोस्टर होम में एडमिट 16 बच्चों की मदर का
इंटेलिजेंट कोशेंट 71 था। फोस्टर होम में 2 साल रहने के बाद उन बच्चों का इंटेलिजेंट कोशेंट जो था वो 71 से बढ़कर 117 बढ़ गया। तो कंक्लूजन ये हुआ कि एनवायरनमेंट जो है वो भी काफी इफेक्टिव होता है। इन सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात हैं। भारतीय संस्कृति भी ये कहती है कि माता पिता के संस्कार और अपने इधर उधर के वातावरण से लिए हुए संस्कार मनुष्य के निर्माण का निर्णय करते हैं कि वो कैसा संस्कार होगा। बंधुओं, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार को भारतीय संस्कृति में एक सामाजिक क्रिया माना जाता था। ये वैयक्तिक क्रिया नहीं थी, ये हनीमून एलोन वाइफ एंड हस्बैंड के बीच का नहीं था, ये सामाजिक क्रिया थी। आपको उदाहरण दूंगा, अभिमन्यु अभी सुभद्रा के पेट में था, चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन निकल नहीं सका, क्योंकि अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह से निकलने की बात नहीं कही थी, जबकि अर्जुन उसके गर्भ में था। अष्टावक्र ने गर्भावस्था में ही सारा वेदांत सीख लिया था। मदालसा गर्भावस्था में गाया करती थी, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि। हे मेरे बेटे, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, संसार की माया से निर्लिप्त है। ये वो जब गर्भ में बच्चा धारण करती थी तो ये गाया करती थी। इसलिए उसकी 8 संतानें ब्रह्मर्षि बन गई। उसके पति ने कहा कि ऐसे वंश कैसे चलेगा, ये जो तुम्हारी 8 संतान थी ये सारी ब्रह्मर्षि बन गई, अब आगे कैसे चलेंगे। तो इसलिए उसकी मदालसा ने 9वें पुत्र के समय अपने विचार संस्कार को बदल दिया। तब 9वां पुत्र सर्वगुण संपन्न क्षत्रिय हुआ। यूएस के प्रेसिडेंट गारफील्ड का हत्यारा गीटू जब गर्भ में था तो उसकी माता ने गर्भपात का प्रयत्न किया, गर्भपात एबॉर्शन का प्रयत्न किया। माता के संस्कार ने उसे हत्यारा बना दिया। और एग्जाम्पल है, नेपोलियन की गर्भवती माता नित्य सैनिकों की परेड देखा करती थी और रोमांचित होती थी, इसलिए उसका पुत्र नेपोलियन महायोद्धा बना। बिस्मार्क की मां नेपोलियन की फ्रेंच सेनाओं द्वारा ध्वस्त किए गए खंडरों को देख करके दुखी होती थी और रोती थी, इसलिए जब बिस्मार्क पैदा हुआ उसके मन में फ्रांस से बदला लेने की तड़प जाग उठी। तो बंधुओं, इतने उदाहरण मैंने आपको दिए भारत से, भारत के बाहर से, कि गर्भाधान जो है ये एक ऐसा संस्कार है जिसमें कि मानवता का निर्माण हम उस दिन से प्रारंभ कर देते हैं जिस दिन हम इस संस्कार को जनता के सामने, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने इसका पूरा संस्कार का हम कार्य क्रम करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गर्भाधान संस्कार का बहुत डिटेल में वर्णन है। मैक्स मूलर ने जब बृहदारण्यक उपनिषद का ट्रांसलेशन किया तो इस चैप्टर को जो गर्भाधान के संबंध में था अश्लील कह करके इसका अनुवाद इंग्लिश में नहीं किया, सारा बाकी अनुवाद इंग्लिश में किया। इस चैप्टर का अनुवाद उसने लैटिन में किया। सुश्रुत में इसका विस्तार से वर्णन है। गर्भाधान की आयु क्या हो, ऋतु क्षेत्र क्या हो, कन्या क्या कैसा हो, पुत्र कैसा हो, इसका महत्व क्या है, सारा वर्णन दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब तक संतान गर्भ में रहती है उसके शरीर व मन को अपनी इच्छा अनुसार ढाला जा सकता है। जो माताएं जन्म लेने के बाद संतान के बिगड़ने की बात को लेकर रोती हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो समय बच्चे को ढालने का था वह उन्होंने खो दिया। ढलते समय ही उसे इच्छा के अनुसार ढाला जा सकता था, ढलने के बाद दिशा देना कठिन हो जाता है। गर्भ में 2 दिशाओं में निर्माण होता है, एक शारीरिक निर्माण, शारीरिक विकास के लिए, उसके लिए पुंसवन संस्कार बताया,
दूसरा है निर्माण मानसिक विकास के लिए होता है, उसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार में हमने ये सुनिश्चित किया और उस सारे समय में हमने ये देखा कि हमारी संतान एक सुसंस्कृत और सबल और उच्च चरित्र वाली हो। उसके बाद अरे सर, आप अपना कैमरा बंद कर दें सर, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है बीच में। आप सर इंटरनेट का सर वो इशू है आपका। नहीं, प्रदीप जी हमारे पास आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रेक नहीं हो रही? हल्की हल्की नहीं, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर तो मेरे को लग रहा बीच में ब्रेक, कभी कभी बीच में ब्रेक हो रही थी। कैमरा बंद कर दिया मैंने।